वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये हिंदी डिक्टेशन है जो 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और ये 10 मिनट की है। अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहाँ गंगा के पुल का शिलान्यास करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बिहार में गंगा पर यह पहला पुल होगा और मैं भली प्रकार जानता हूँ कि इस राज्य के लोगों के लिए यह कितना बड़ा वरदान है और इसके द्वारा कितनी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ और अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे बराबर इस राज्य के सभी भागों का दौरा करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को विशेष रूप से और देश के लोगों को साधारण रूप से अनेक सुविधाएं प्राप्त होगी। बिहार के मध्य से होकर गंगा प्राचीन काल से बहती आ रही है और आरंभ से ही इसके कारण यह राज्य दो भागों में विभक्त रहा है, जो मिथिला और मगध के नाम से प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में जबकि यातायात के साधन इतने उन्नत नहीं थे और लोगों को प्रायः महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, और जब भारत के सभी भूभागों में आत्मनिर्भरता का अर्थव्यवस्था का आधार थी, उस समय संभव है इस प्रदेश में गंगा पर पुल का अभाव इतना न खलता हो। परंतु आज के युग में विज्ञान के आविष्कार स्थान तथा दूरी पर विजय पा चुके हैं और यातायात के गतिमय साधनों का बहुत महत्व है। इसलिए उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच सीधा रेल तथा सड़क मार्ग न होना निश्चय ही बहुत बड़ी असुविधा है। बिहार के इन दोनों भूभागों की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अपने पूर्ण विकास के लिए एक भाग दूसरे पर निर्भर करता है। उत्तर बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहाँ गन्ना तथा खाद्यान्न भारी परिमाण में होते हैं, किंतु दक्षिण बिहार कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, सीमेंट आदि खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं पदार्थों द्वारा आधुनिक उद्योगों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यातायात के साधन दोषपूर्ण होने के कारण उत्तर बिहार के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि धनबाद से दिल्ली कोयला पहुंचाना गंगा के उस पार उत्तरी बिहार के जिलों में पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। इस शताब्दी के आरंभ में इन असुविधाओं का अनुभव किए जाने लगा और तभी मोकामा घाट के निकट नाव द्वारा यात्री और सामान इधर उधर ढोने के स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की चर्चा होने लगी। गंगा के दोनों ओर दो विभिन्न रेल कंपनियों की गाड़ियां चलती थी। इन कंपनियों का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से व्यापारिक था, इसलिए लोगों की सुविधा अथवा देश के यातायात साधनों के विकास की अपेक्षा वे अपने लाभ और साझेदारों के लाभ को अधिक ऊंचा स्थान देती थी। यही कारण है कि पुल के संबंध में यद्यप 40 वर्ष तक सोच विचार होता रहा, किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका। जब कभी यह प्रश्न रेल अधिकारियों के सामने आया, इस पर रेल कंपनियों के साझेदारों के लाभ हानि की दृष्टि से ही विचार किया गया। महोदय, मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े बड़े काम हमारे सामने हैं, उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर नवीन संदेश को याद रखेंगे और छोटे उद्देश्यों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का अर्थात अपने भावी भाग्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिए हमें उन सब प्रवृत्तियों को जो इस एकता को छीण करती है तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, सांप्रदायिक दीवारें, प्रांतीयता की दीवारें और जात पात की दीवारें खड़ी करती हैं, खत्म कर देना है। अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि हमें समझना ही चाहिए कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और लोकतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है, तो ये मतभेद हमारे सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को हल करें
और संसार के अन्य देशों के साथ निर्भयतापूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से भयभीत है। किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र का उत्कर्ष भय से नहीं होता, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है केवल अभय से ही हो सकता है। हमारे संसार के सभी देशों के साथ बराबर मैत्री की नीति बरती है और यद्यपि कभी कभी इसके बारे में भ्रांति हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गए हैं और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम इस नीति का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और आज संसार के अधिकांश भागों में जो तनातनी है इस प्रकार उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती क्योंकि हम अपने देश में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं संभव हुआ है हमने सहयोग से ही काम लिया है और हम शांति स्थापना में सहायता देने के लिए सदा तत्पर हैं। हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते, किंतु हम इस बात को समझते हैं कि आज के संसार में कोई भी देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और यह अनिवार्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे ताकि सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिए संसार के सारे राष्ट्र महान सहकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएं। प्रायः 1 वर्ष से कोरिया में विराम संधि स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे उन बहुतेरी समस्याओं को जिन्होंने सुदूर पूर्व एशिया में उथल पुथल मचवा रखी है शांतिमय ढंग से निपटाया जा सके। मैंने कई बार यह आशा प्रकट की है कि ये प्रयत्न सफल होंगे। महोदय, आज जितनी तेज़ी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है। वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह ना तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और ना खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती हैं वह अपनी उन्नति करे, पर उन हदों के बाहर न जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किस ओर। आज रोगों की परीक्षा के तरीक़ों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है। इस दौड़ का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए। जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था, वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते थे, वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है। उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि हर तरह के वाहनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता है जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे। उसमें अब कितनी देर होती है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह पिछड़ा आदमी है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनमें से एक को भी न छोड़ें और उनसे जो लाभ उठा सकते हैं ज़रूर लाभ उठाएं। मगर इसके पहले हम यह सोच समझ लें कि किस चीज़ की कीमत क्या है और यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर। यदि हम इतना समझ बूझकर करेंगे तो इंसान इंसान रह सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया है वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीज़ों को परख करके ही उन्होंने निकाला था। डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आंखों के सामने समाज का एक ढांचा रखा और वे चाहते थे कि समाज की पुनर्रचना उस नए ढांचे के अनुसार की जाए।
अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आंखों के सामने रखा था, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने एक दूसरा ढांचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसमें से कौन बेहतर है और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। हम अगर उसके ठीक विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल बगल या कुछ दूसरी तरफ तो ज़रूर जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलें और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। आज देश में जो रचनात्मक कार्य हो रहा है, उसकी मैं बड़ी कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकें, और मगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर इधर लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ आगे बढ़ाते जाएं। बहुत ज़माना हुआ जब एक अंग्रेज़ यहाँ आया था। वह बड़ा विद्वान था। उसकी किताबें अब भी चल रही हैं। गांधी जी उस समय खादी और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बिना यंत्र के हो। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेज़ पर खाना परोसने का काम भी खुद ब खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के लोग घर में बैठे बैठे रुई का सूत बना लेते हैं, उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट पीस कर चावल बना लेते हैं, रोटी और तरह तरह की चीज़ें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। हमारी इन सब चीज़ों को देखकर उसने कहा कि हम इन चीज़ों को अपने यहाँ कायम रखें, अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम नमूने के तौर पर तो कायम रखें ही। एक दिन आएगा जब दुनिया सब मशीनों को छोड़ फिर इसी चक्की का उपयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत काटेगी। यह बात मैंने 25-30 बरस पहले ही कही है। पिछले 2500 वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10-15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है। स्टॉप।